हेलो एवरीवन, आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। आज जो है हम ज्योग्राफी की नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें हम फिजिकल ज्योग्राफी को जो है वो पूरी तरीके से कवर करने वाले हैं, जो आपके यूपीएससी प्री प्लस मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस सीरीज़ में हम जो है फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करेंगे और देखेंगे कि यूपीएससी प्री और मेंस में किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी को शुरू करने से पहले जो है मैं आपको ज्योग्राफी के बारे में कुछ बेसिक बातें जो हैं वो बता देता हूँ। तो ज्योग्राफी की अगर मैं बात करूं तो इसकी मीनिंग क्या होगी। ये जो लिखा है शब्द ज्योग्राफी, हिंदी में भूगोल, अगर इसको मैं दो पार्ट में डिवाइड कर दूं, एक है जियो और दूसरा है ग्राफी। तो जियो की मीनिंग ये होती है पृथ्वी, धरती, अर्थ, ठीक। और जियोग्राफी जो है इसकी मीनिंग होती है अध्ययन या स्टडी। तो जियोग्राफी की यानी कि भूगोल, इसकी मीनिंग, इसका कम्बिनेशन जो मेरे सामने निकल के आया वो है पृथ्वी का अध्ययन, ठीक। तो जियोग्राफी की जो मीनिंग है वो है पृथ्वी का अध्ययन। इसका मतलब मैं पृथ्वी पर यदि किसी भी चीज़ का अध्ययन करता हूँ, पृथ्वी से रिलेटेड हर वो चीज़ जिसका मैं पृथ्वी पर अध्ययन करूँगा वो ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाली है, ठीक। अब ज्योग्राफी को जो है अलग अलग पार्ट में डिवाइड करके हम लोग पढ़ते हैं। अब इसके पार्ट कौन कौन से हैं? तो एक पार्ट आता है फिजिकल ज्योग्राफी का, एक आता है इंडियन ज्योग्राफी और एक आता है वर्ल्ड ज्योग्राफी। फिर आएगा इकोनॉमी, फिर आता है ह्यूमन, ठीक। तो इस सीरीज़ में जो है हम फिजिकल ज्योग्राफी को कवर करने वाले हैं। अगर मैं फिजिकल ज्योग्राफी की बात करूं तो पूरी ज्योग्राफी में ये वाला पार्ट ही एक ऐसा है जो कॉन्सेप्ट बेस है। अगर आपको ये समझ में नहीं आएगा तो ना ही फिर आपको जो है इंडियन ज्योग्राफी समझ में आएंगी और ना ही वर्ल्ड। तो अब जो है हम फिजिकल ज्योग्राफी को जो है स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आपको इतना तो समझ आ गया होगा। तो फिजिकल ज्योग्राफी हिंदी में भौतिक, ठीक, ज्योग्राफी भूगोल। ये जो फिजिकल वर्ड है, अगर मैं इसकी जियोग्राफी के रिस्पेक्ट में अगर बात करूं तो इसकी मीनिंग क्या होगी? सर, यदि मैं कह दूं ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर हमारे तरफ, हमारे चारों ओर, पृथ्वी पर हमारे चारों ओर हर वो चीज़ जिसे मैं देख सकता हूं, महसूस कर सकता हूं, अनुभव कर सकता हूं, छू सकता हूं, हर वो चीज़ ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाली है। जैसे जैसे पर्वत, पठार, नदियाँ, इन सबको मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, रेनफॉल अनुभव कर सकता हूँ, विंड महसूस कर सकता हूँ। यानी कि पृथ्वी के अंतर्गत हर वो चीज़ जिसे मैं देख सकता हूँ, छू सकता हूँ, महसूस कर सकता हूँ, अनुभव कर सकता हूँ, हर वो चीज़ फिजिकल ज्योग्राफी के अंतर्गत आने वाली है, ठीक। अब पृथ्वी पर मैं जो कुछ भी देखूंगा, एक तो स्थल वाला भाग होगा, एक जो है वो जल वाला भाग होगा और तीसरा जो है वो होगा वायु वाला भाग। मतलब एक भाग ऐसा होगा जहाँ स्थल मतलब हार्ड सरफेस जहाँ पर हम लोग रहते हैं, एक आ जाएगा ओशियन वाला भाग, जल, और दूसरा एटमॉस्फेयर, वायुमंडल वाला भाग। अब जो स्थल वाला जो भाग है इसमें मैं नदी, पर्वत, पठार ये सब मुझे देखने मिल जाएंगे, और जल वाले भाग में ओशियन वाला पार्ट आ जाएगा, और जो वायु है, वायुमंडल वाला जो भाग है, इसमें क्लाउड, रेनफॉल, ये वाली कंडीशन जो है वो आपको यहाँ पर देखने मिल जाएंगी। पृथ्वी पर मैं जो कुछ भी पढ़ूंगा वो इन तीनों के अंतर्गत कहीं ना कहीं फिट होने वाला है, ठीक। अभी जो है स्थल वाले भाग को जो है इसकी स्टडी करने वाले हैं। इन दोनों भाग की जो स्टडी है वो हम आगे की क्लास में करेंगे। फिलहाल अभी जो हम स्थल वाले भाग को पढ़ने का प्रयास करते हैं। स्थल वाला भाग मतलब जहाँ पर हम लोग रहते हैं, हार्ड सरफेस, चट्टान, ठीक है, ये वाले भाग की जो है स्टडी करने वाले हैं। तो फिजिकल ज्योग्राफी में हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे अर्थ के इंटीरियर से। तो सबसे पहले हम जो है शुरुआत करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी में अर्थ के इंटीरियर से। अब अर्थ के इंटीरियर, इसका मतलब कि हम जो है ये पृथ्वी जो है हमारी, पृथ्वी से जो है हम अंदर जाने का प्रयास कर रहे हैं। यानी कि अगर ये इसका सरफेस है तो इसके सरफेस से केंद्र बिंदु तक कैसी क्या स्थिति है उन सबको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। पृथ्वी के अंदर जो लावा है वो बाहर कैसे निकलता है, ज्वालामुखी कैसे आते हैं, भूकंप की क्या स्थिति है, उन सबको जो है हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। तो इसमें सबसे पहले आपको क्या याद रखना है
अगर ये हमारी पृथ्वी है और हम जो है इसके सरफेस से इसके केंद्र बिंदु तक जाने का प्रयास कर रहे हैं। अगर मैं आपको एक बात बताऊं, इसके सरफेस से, पृथ्वी के सरफेस से इसके केंद्र बिंदु की जो दूरी है वह 6371 किलोमीटर। तो एक बात मुझे बताइए, क्या ये पॉसिबल है कि कोई व्यक्ति भला इतने अंदर कैसे जा सकता है? जो पृथ्वी के केंद्र में कोई व्यक्ति भला कैसे जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। इसका मतलब हम जो भी अर्थ के इंटीरियर में जो कुछ भी पढ़ने वाले हैं वह एक अजम्पशन लेके चलेंगे। अब ये अजम्पशन क्या है? अजम्पशन कुछ नहीं है। सपोज़ अगर ये हमारी पृथ्वी है और आपने कहीं पर जो है ज्वालामुखी निकलते हुए देख लिया, तो ज्वालामुखी को देखकर आपने क्या अजम्पशन लगाया कि ये जो ज्वालामुखी निकल रहा है, ज्वालामुखी से निकलने वाला ये जो लावा है, इसका टेम्परेचर क्या है? वो है ज़्यादा। और ये लावा आ कहाँ से रहा है? तो ज्वालामुखी से। और ज्वालामुखी कहाँ से आ रहा है? अर्थ के इंटीरियर से। ज्वालामुखी कहाँ से आ रहा है? अर्थ के इंटीरियर से। इसका मतलब कि अर्थ के इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो ज़्यादा है। तो मैंने ज्वालामुखी को देखकर ये अजम्पशन लगा लिया, अजम्पशन या अनुमान लगा लिया कि अर्थ के इंटीरियर का जो टेम्परेचर है वो बहुत ज़्यादा है। ठीक, हम नेक्स्ट जो है अब हम जो है अर्थ के इंटीरियर को पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। एटलीस्ट अगर कोई फर्स्ट टाइम भी अगर इसे देख रहा है तो वो चीज़ों का आसानी से कनेक्ट कर पाए। बेसिक से पढ़ते हुए हम जो है इसको थोड़ा एडवांस लेवल में लेकर चलेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या याद रखना है, ये अगर हमारी पृथ्वी है, हम जो है इस वाले भाग को, यानी कि इस वाले भाग को, इसका हमने एक पृथ्वी का जो है एक टुकड़ा निकाल लिया है बाहर। अगर ये पूरी पृथ्वी है, इसका एक टुकड़ा हमने बाहर निकाल लिया और इसको हम पढ़ने का प्रयास करेंगे। ठीक, अब जो यहाँ पर है, अगर ये मैं इसके एक भाग की बात करूँ, अब जो इस वाले एरिया में होगा वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी होगा और यहाँ पर भी होगा। अगर ऐसे समझ में ना आए तो इस डायग्राम के माध्यम से जो आप आसानी से समझ सकते हैं। अगर ये पूरी पृथ्वी है तो उसके इस वाले भाग को जो है, एक भाग को जो हम पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, इस वाले भाग को। ठीक, हम जो है इस वाले भाग को पढ़ने का प्रयास करेंगे। आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना याद रखना है, अगर ये हमारी पृथ्वी है, पृथ्वी के एक पार्ट को हमने बाहर निकाल लिया है। हमारी पृथ्वी जो है वो अलग अलग परत में डिवाइडेड है और ये 3 परत हैं। सबसे पहली परत ये है, दूसरी परत और ये तीसरी परत। ये जो पहली परत है यह है क्रस्ट, और दूसरी परत है मेंटल, और तीसरी परत जो है यह है कोर। क्रस्ट हिंदी में भूपर्पटी, भूपर्पटी, इसको बोलते हैं भूप्रभार। कोर जो है इसको क्रोड भी कहते हैं। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले हमने पृथ्वी को जो है 3 परत में डिवाइड कर दिया। पहली परत को मैं कह रहा हूँ क्रस्ट, दूसरी परत है मेंटल और तीसरी परत जो है यह है कोर। अब क्रस्ट जो है, क्रस्ट मिलेगा 34 किलोमीटर तक, मेंटल जो है ये मिलेगा 2900 किलोमीटर तक, और कोर जो है ये मिलेगा 6371 किलोमीटर तक। ठीक, अब एक सवाल और उठता है कि क्रस्ट में जो है वो ज़्यादा क्या मिलेगा? तो क्रस्ट में मिलेगा सियाल। अब ये सियाल क्या है थोड़ी देर बाद मैं बताऊंगी कि क्रस्ट में जो है वो सीमा भी मिलेगा। अभी बस आप इतना याद रखो कि क्रस्ट में जो है वो मिलेगा सियाल। अभी सियाल क्या है? कुछ नहीं है, 2 वर्ड याद रखो, एक है सिलिका और दूसरा है एल्यूमिनियम। और मेंटल में मिलेगा सिलिका और मैग्नीशियम, और कोर में जो है वो मिलेगा निकेल और आयरन। ठीक, आई थिंक यहाँ तक कि आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इतने में। अब जो है हम एक मॉडिफिकेशन इसमें और कर लेते हैं, उसके बाद आपका फाइनली जो है वो बेसिक यहाँ ख़त्म होता है। तो मॉडिफिकेशन क्या करना है इसमें, मान लो ये हमारी क्रस्ट है, हम क्रस्ट को लेकर चल रहे हैं, लगभग 34 किलोमीटर वाला एरिया। ठीक, इसके नीचे वाले को क्या कहा था मैंने, ये वाला जो पार्ट है यह है मेंटल और नीचे वाला है कोर। ठीक, यह है मेंटल। हम जो है इस वाले पार्ट को लेकर चल रहे क्रस्ट को। अब क्या हुआ, अगर ये हमारी क्रस्ट है तो क्रस्ट में हर जगह तो मुझे ये लैंड स्थल वाला भाग मुझे दिखाई नहीं देता। हर जगह मुझे स्थल वाला भाग दिखाई देता क्या? नहीं, ओशियन भी तो है ना, क्रस्ट में ओशियन भी तो दिखता है ओशियन, तो मैंने यहाँ पे बना दिया ओशियन। ठीक,
ये इसमें भरा हुआ है पानी। अब यहाँ पर ये जो मेरा जहाँ हम लोग रहते हैं स्थल भाग, हार्ड सरफेस वाला चट्टान वाला भाग जो है, इसको मैं कह रहा हूँ कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। अब ये पानी जो भरा हुआ है ओशियन में, अब ये कहीं ना कहीं जाकर तो ख़त्म होगा, और जहाँ ख़त्म होगा वहाँ मुझे एक हार्ड सरफेस देखने को मिलेगा। और ये वाला जो हार्ड सरफेस है, ये वाली जो क्रस्ट है, इस क्रस्ट को मैं कह रहा हूँ ओशियन क्रस्ट। ठीक, और ये ओशियन क्रस्ट जो है ये बनी होती है सीमा से। इसका मतलब सर आपका कहना है कि अगर ये क्रस्ट मैं इसको कह रहा हूँ तो क्रस्ट में मुझे सियाल और सीमा दोनों मिलेंगे। यस बिल्कुल, क्रस्ट में सीमा और सियाल दोनों मिलेंगे। अब वो कैसे मिलेंगे बताने का काम मेरा है। अभी बस आप जो है इतना याद रख लो कि क्रस्ट में सियाल और सीमा दोनों मिलेंगे, और ओशियन की जो क्रस्ट है वो सीमा की बनी हुई होती है। ठीक, एक बार मैं वापस से रिपीट करवा दे रहा हूँ। ये ओशियन वाला पार्ट है, इसको मैं क्रस्ट कह रहा हूँ। तो ये है क्रस्ट, ये है मेंटल, और ये है कोर। ये था 34 किलोमीटर तक, यह है 2900 किलोमीटर तक, और यह है 6371 किलोमीटर तक। यहाँ पर मुझे सियाल और ओशियन वाली क्रस्ट है, इस वाली क्रस्ट में ये जो क्रस्ट है मुझे ये बनी होंगी सीमा से, और यहाँ है सीमा, और यहाँ मुझे मिलेगा नीफे। ठीक, अभी तक हमने 5 मिनट में जो पढ़ा वो आपके सामने है। ये बन गए आपके शॉर्ट नोट्स। अब जो हम थोड़ा एडवांस लेवल पर इसको लेके चलते हैं। यहाँ पर जो है मैं 2 वर्ड लिखूँगा। पहला लिथोस्फेयर यानी कि स्थल मंडल, यानी कि हार्ड सरफेस चट्टान वाला भाग, और दूसरा जो है वह एस्थेनोस्फेयर यानी कि दुर्बलता मंडल। ठीक, अब एस्थेनोस्फेयर और लिथोस्फेयर क्या है आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं ये लिथोस्फेयर वाले भाग को। अब लिथोस्फेयर क्या है? सपोज़ अगर ये हमारी पृथ्वी है, एक बात इसमें ध्यान रखना, अगर ये इसका सरफेस मैं इसको कह रहा हूँ, ये जो सरफेस अगर मैं इसको कह रहा हूँ तो इसके सरफेस से इसके केंद्र बिंदु तक जाने पर हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। यानी कि इसके सरफेस से मैं लगभग अंदर इतना अंदर चलूँ, हर 32 मीटर पर 1 डिग्री टेम्परेचर जो है वो बढ़ रहा है। तो एक कंडीशन ऐसी आ जाएगी कि ये जो रॉक है हार्ड सरफेस वाला जो भाग है वो पिघलने वाली अवस्था में आ जाएगा। टेम्परेचर इतना बढ़ जाएगा अर्थ के इंटीरियर का, एक अवस्था में आकर ये जो रॉक है वो पिघलने लगेंगी। और इसके ऊपर वाला जो भाग है, जहाँ तक भी मुझे हार्ड सरफेस यानी कि इस पिघली हुई अवस्था से ऊपर जहाँ तक भी मुझे हार्ड सरफेस देखने को मिली, चट्टान वाला जो भाग है वो दिखाई दे मुझे, उसे मैं कह रहा हूँ लिथोस्फेयर। और लिथोस्फेयर जो है लगभग 100 किलोमीटर तक है। किसी बुक में 200 किलोमीटर भी लिखा रहता है, कोई बात नहीं, हम अप्रॉक्सीमेशन लेकर चल रहे हैं कि लगभग 100 किलोमीटर तक ऐसी स्थिति रहती है कि टेम्परेचर इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता कि वो रॉक को पिघला दे। उसके बाद की स्थिति जो है वो बदलनी शुरू होती है। हम जो है लिथोस्फेयर लगभग 100 किलोमीटर तक के जो हार्ड सरफेस में हमें देखने को मिलता है अर्थ के इंटीरियर में, उसे हम लिथोस्फेयर कह रहे हैं। अच्छा एक बात बताना, ये जो लिथोस्फेयर है लगभग 100 किलोमीटर वाला, ये जो मेरा लिथोस्फेयर वाला पार्ट है, इसमें मेरी अर्थ की कौन कौन सी परत जो है वो शामिल हो गई। 100 किलोमीटर है, याद रखना। सर मेरा इसमें क्रस्ट जो है वो पूरा शामिल हो गया, प्लस मेंटल का ऊपरी भाग, मेंटल का जो है वो ऊपरी भाग भी इसमें कवर हो गया। इसका मतलब ये जो लिथोस्फेयर है ये क्रस्ट और मेंटल का, अपर मेंटल का कुछ भाग से बना हुआ है। क्लियर? अब अर्थ का जो टेम्परेचर है वो बढ़ क्यों रहा है, ये मैं आपको बता देता हूँ कि 1930 में एक जोग्राफर थे आर्थर होम्स। इनने इस बात का अनुमान लगा लिया था कि पृथ्वी के इंटीरियर में जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट होने की संभावना है। अब ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट क्या है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट ऐसे एलिमेंट हैं जिनकी स्वयं की कोई ऊष्मा होती है, यानी कि ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ के टेम्परेचर के लिए।
ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? तो जैसे लिथियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, यूरेनियम हो गया। ये एलिमेंट जो है ये डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबल होते हैं अर्थ के टेम्परेचर के लिए। ठीक, अब जो हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं नेक्स्ट। तो लगभग हमने इस 100 किलोमीटर वाले एरिया को कवर कर लिया था, जिसमें मुझे क्रस्ट प्लस मेंटल का कुछ भाग दिखाई दे रहा है। ठीक, क्रस्ट और मेंटल। अच्छा, ये क्या है? सॉलिड स्टेट में। ठीक, अब हम जो है इसके नीचे थोड़ा चलते हैं। सौ किलोमीटर के बाद जो है टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि वो जो है धीरे धीरे रॉक को पिघलाने, मतलब रॉक जो है वो मेल्टिंग वाली अवस्था में आ जाता है। यानी कि इसके नीचे का जो रॉक होगा वो पिघली हुई अवस्था में मिलेगा। यानी कि टेम्परेचर की वजह से जो है ये रॉक पिघलने लगेगा। अब जब ये रॉक पिघलने लगेगा तो क्या मैं इसके लिए सॉलिड वर्ड यूज़ कर सकता हूँ? क्या मैं इसके लिए सॉलिड वर्ड यूज़ करूँगा? ये इसकी अपेक्षा जो है पिघली हुई अवस्था में है। इसके लिए तो मुझे जो है कमज़ोर वर्ड यूज़ करना पड़ेगा, यानी कि दुर्बल। और दुर्बल को मैं क्या कह रहा हूँ? एस्थेनो। एस्थेनो का मतलब ही होता है दुर्बल, एस्थेनोस्फेयर। और ये लगभग है 700 किलोमीटर तक। यानी कि अगर मैं कहूँ, अगर ये सॉलिड स्टेट में है लिथोस्फेयर, तो उसे लिक्विड होना चाहिए नहीं होना चाहिए? बिल्कुल, पर ऐसा नहीं है। कारण ये है, अगर मान लो ये कोई वस्तु है, इस पर मैं चारों तरफ से भार लगाऊं, मतलब इसके ऊपर जो है मैं प्रेशर लगाऊं, तो इसमें क्या होगा? किसी वस्तु पर अगर प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा? उसमें उतना ही ज़्यादा संकुचन होगा। वही यहाँ पर हो रहा है। जस्ट ये जो लिथोस्फेयर है, टेम्परेचर की वजह से रॉक जो है वो मेल्ट हो रहा है, पर ये भार भी तो पड़ रहा है इसका, लिथोस्फेयर का। इस पर भार भी पड़ेगा तो इसकी स्थिति में जो है वो परिवर्तन आएगा। अब ये सॉलिड है, ये लिक्विड में जाने का प्रयास कर रहा है, पर इसका जो इस पर भार पड़ रहा है तो क्या होगा? ये बीच वाली सिचुएशन में आ जाएगा। ना सॉलिड रहेगा ना लिक्विड रहेगा, ना पूरी तरह सॉलिड रहेगा ना पूरी तरह लिक्विड रहेगा, तो बीच वाली कंडीशन में आ जाएगा। और क्या हो जाएगा? ये सेमी सॉलिड। अगर ये सॉलिड है तो बीच वाली कंडीशन में सेमी सॉलिड। ठीक, तो सर आपका कहना है अगर लिथोस्फेयर सॉलिड है तो एस्थेनोस्फेयर जो है वो सेमी सॉलिड है। बिल्कुल। अच्छा, एक सवाल और, लिथोस्फेयर में जो है मुझे सियाल मिलेगा या सीमा? सर दोनों मिलेंगे। इसको मैं लगभग 100 किलोमीटर लेके चल रहा हूँ, तो 100 किलोमीटर मेरा क्रस्ट तो कवर हो गया, और क्रस्ट में मुझे सियाल और सीमा दोनों मिलते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सियाल और मेंटल में क्या है? मेंटल में तो पूरा ही सीमा है, सियाल और सीमा दोनों मिलेंगे। लेकिन एस्थेनोस्फेयर में क्या मिलेगा? केवल सीमा। ठीक, अब इसके आगे की स्थिति हम लोग देखने वाले हैं। लगभग इस एरिया को जो है हम लोग कवर कर चुके हैं। लगभग ये वाला जो एरिया है 700 किलोमीटर का, लिथोस्फेयर पर एस्थेनोस्फेयर वाला, इसको हम लोग कवर कर चुके हैं। अच्छा, लिथोस्फेयर में आपने एक ऑब्जर्वेशन किया क्या? मैंने जहाँ हम लोग रह रहे थे इस वाले भाग को क्या कहता? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। और इस वाला भाग, ओशियन वाला जो भाग है, इसको मैंने क्या कहा था? ओशियनिक क्रस्ट। तो यहाँ से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ओशियन क्रस्ट की जो थिकनेस है वो कम है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अपेक्षा। सर दिखाई दे रहा है मुझे। अगर मैं ये वाला हार्ड सरफेस लूँगा, चट्टान वाला भाग, तो यहाँ से पहले मुझे इतना पानी माइनस करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो मुझे हार्ड सरफेस मिलेगा ना। ये जो है इतना वाला भाग ये इससे बड़ा है, और इसके नीचे वाला भाग अगर मैं मेज़र करूँगा, ये वाला भाग, तो ये इसकी अपेक्षा जो है इसकी थिकनेस कम है। ठीक, तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट की अपेक्षा जो है ओशियन क्रस्ट की थिकनेस कम होती है। तो लगभग ये वाला पार्ट हम लोग कवर कर चुके थे। लिथोस्फेयर मिल रहा था सॉलिड, एस्थेनोस्फेयर जो है वो तो सेमी सॉलिड। अब ये जो है लगभग 700 किलोमीटर से ये नीचे वाला भाग 2900 किलोमीटर का, यानी कि लोअर मेंटल जो है ये लोअर मेंटल वाला जो पार्ट है। अच्छा, मेंटल को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया,
ऊपर वाला जो है ये अपर मेंटल और नीचे वाला है लोअर मेंटल। और लोअर मेंटल को मैं क्या कह रहा हूँ, एस्थेनोस्फेयर अगर मैंने ऊपर वाले को कहा है तो इसे मैं कह रहा हूँ मीजोस्फेयर यानी कि मध्यमंडल। ठीक, मीजोस्फेयर। अगर आपसे पूछ ले कि एस्थेनोस्फेयर और मीजोस्फेयर क्या है, अपर मेंटल लोअर मेंटल, ठीक, तो मेंटल को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। लगभग 700 किलोमीटर वाला जो एरिया है उसे मैं एस्थेनोस्फेयर कह रहा हूँ। उसके नीचे वाला जो एरिया है, उसके नीचे वाला लगभग 700 से 29 किलोमीटर तक का जो एरिया है उसे मैं मीजोस्फेयर कह रहा हूँ। अब ये मीजोस्फेयर जो है यह है सॉलिड स्टेट में। सॉलिड स्टेट में ऐसा क्यों? सर आपने अभी बताया अगर पृथ्वी का टेम्परेचर जो है हर 32 मीटर पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर बढ़ रहा है तो ये तो ऑल लिक्विड स्टेट में होना चाहिए। टेम्परेचर नो डाउट इसकी अपेक्षा तो यहाँ ज़्यादा होगा, बिल्कुल, पर सर इसका भार भी तो पड़ेगा ना। और अभी मैंने आपको बताया जिस पे जितना भार पड़ेगा वो उतना ज़्यादा संकुचन उस पर होगा। और इसमें लिखा हुआ है मोर रिजिड देन एस्थेनोस्फेयर। सही बात है, अगर ये सेमी सॉलिड है तो नीचे वाला जो पोर्शन है मेरा, जिसे मैं लोअर मेंटल मीजोस्फेयर कह रहा हूँ, वो इस वाले अपेक्षा एस्थेनोस्फेयर की अपेक्षा जो है रिजिड होगा, यानी कि उसकी अपेक्षा ज़्यादा कठोर होगा। और इसी तो मैं सॉलिड कह रहा हूँ। ठीक, अब कोई दिक्कत रहेंगी यहाँ तक कि लोअर मेंटल जो है वो सॉलिड स्टेट में है। लगभग हम जो है इतना पार्ट कवर कर चुके हैं। अब इसके अब इसके आगे हम लोग जो है देखने का प्रयास करते हैं। और नीचे वाला जो भाग है मेरा लोअर मेंटल, अब ये वाला जो भाग है कोर, इसको भी हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया है। दो पार्ट में इसको डिवाइड कर दिया है, ऊपर वाले को आउटर कोर, नीचे वाले को इनर कोर। और पूरे मेंटल और पूरे कोर में क्या मिल रहा था, नीफे। ठीक, तो एक बात आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये वाला जो है आउटर कोर ये लिक्विड स्टेट में है। अब लिक्विड में क्यों बताऊंगा, लेकिन अभी जो है आप इतना याद रखिए कि ये है लिक्विड स्टेट में और नीचे वाला इनर कोर ये है सॉलिड। बिल्कुल, इतना याद हुआ। अब हम देखते हैं कि आउटर कोर जो है वो लिक्विड में क्यों है। अब आउटर कोर लिक्विड में ऐसा है, सपोज यहाँ पर मुझे क्या मिल रहा था, कॉन्टिनेंटल, ये जो है क्रस्ट वाला भाग, इसमें क्या मिल रहा था, सियाल। और यहाँ क्या मिल रहा था, सीमा। परंतु यहाँ पर ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है क्या, यहाँ क्या मिल रहा है, नीफे। यहाँ पर जो है सिलिका कॉमन थे, ठीक है, पर यहाँ कुछ ऐसा मिल रहा है क्या, नहीं। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हर एलिमेंट का अलग अलग मेल्टिंग पॉइंट होता है। ज़रूरी नहीं अगर लोहा जो है वो 1700 टेम्परेचर पर अगर मेल्ट हो रहा है तो ये ज़रूरी नहीं कि सिलिका भी जो है उसी टेम्परेचर पर मेल्ट हो जाए। और सिलिका के साथ जितने ऑक्साइड मिल जाते हैं उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि भट्टी की जो दीवार है वो सिलिका की ईंटों की बनाई जाती है, क्योंकि उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, राइट। इसलिए आउटर कोर जो है वो लिक्विड स्टेट में मिलेगा। नो डाउट यहाँ का टेम्परेचर जो है इसकी अपेक्षा जो है कोर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, तो ये जो है Fe तो मेल्ट हो जाएगा ना, सिलिका तो नहीं है। सिलिका में जितने ज़्यादा ऑक्साइड मिल जाएंगे उसका मेल्टिंग पॉइंट जो है उतना बढ़ जाएगा। पर ये तो ज़रूरी नहीं कि ये ना पिघले, ये तो पिघल जाएगा उस अवस्था में, ठीक। इसलिए ये जो है लिक्विड स्टेट में है। अगर इनर कोर की बात करें, नो डाउट इनर कोर जो है पूरी पृथ्वी का जो है पूरा भार उस पर पड़ रहा है, तो ये इसकी अपेक्षा रिजिड ही होगा। लिक्विड की अपेक्षा जो है आउटर कोर की अपेक्षा इनर कोर जो है वो ज़्यादा रिजिड होगा। यही कारण है कि ये सॉलिड है। और इस पर भार भी तो बहुत पड़ रहा है ना, प्रेशर भी तो देखो कितना पड़ रहा है इस पर। तो नो डाउट इसकी अपेक्षा जो है ये ज़्यादा इसकी अपेक्षा ये जो है ज़्यादा रिजिड होगा। तो मैंने अभी आपको क्या बताया, एक बार मैं शुरू से आपको पूरा रिवाइज करवा देता हूँ, ठीक। तो लगभग ये 100 किलोमीटर वाला जो एरिया था इसे मैं लिथोस्फीयर कह रहा हूँ। और ये इसको भी मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक मिनट, अलग अलग पेन यूज़ कर लेता हूँ मैं। ये लगभग 100 किलोमीटर तक का एरिया, फिर ये उसके नीचे का।
इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया मैंने, ये कोर को भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, और इसको मैं कह रहा हूँ लिथोस्फेयर। और लगभग ये वाला जो पार्ट है, ध्यान रखना ये 700 किलोमीटर वाला तक का एरिया है। हाँ, ये नीचे वाला जो है ये लगभग 700 किलोमीटर का है, इसे मैं कह रहा हूँ एस्थेनोस्फेयर। और ये है मेरा लोअर मेंटल, यानी कि ये वाला पूरा जो एरिया है ये है मीजोस्फेयर, ये है आउटर कोर और ये है इनर कोर। अब ये जो लिथोस्फेयर है ये है सॉलिड, एस्थेनोस्फेयर जो है वो है सेमी सॉलिड, और ये मीजोस्फेयर जो है ये है सॉलिड, और आउटर कोर मैंने अभी आपको बताया कि यह है लिक्विड, और कोर जो है यह है सॉलिड। ठीक, अब यहाँ तक आप बोलोगे तो नहीं? यहाँ तक आई थिंक आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर ऐसे समझ में ना आए तो मैंने आपके लिए डायग्राम बना के रखा है एक, इस डायग्राम के माध्यम से जो भी है आप समझ सकते हैं। यहाँ एक मॉडिफिकेशन कर लेना, ये जो है ये है सीमा। ठीक, अच्छा, आपको इस डायग्राम के माध्यम से देखकर ऐसा नहीं लग रहा है कि ये वाला जो भाग है मेरा क्रस्ट, ये है सॉलिड, ये सेमी सॉलिड, फिर ये सॉलिड, फिर ये लिक्विड, और ये इनर कोर जो है सॉलिड है। ये कुछ रीजन्स आपको दिखाई नहीं दे रहे, कुछ रीजन्स, बाउंड्री रीजन्स, ऊपर सेमी सॉलिड, नीचे सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, लिक्विड, सॉलिड, कुछ बाउंड्री रीजन दिखाई दे रहे हैं। हाँ बिल्कुल, ये जो रीजन्स हैं मुझे यहाँ पर कुछ बाउंड्री रीजन दिखाई दे रहे हैं, और ये रीजन्स जो है यह है डिसकंटिन्यूटी जोन, डिसकंटिन्यूटी जोन। अब ये डिसकंटिन्यूटी जोन क्या होता है हिंदी में? असंबद्धता या अशांतत्यता। ठीक, अब ये क्या है डिसकंटिन्यूटी जोन? अब डिसकंटिन्यूटी जोन को हम ऐसे समझ सकते हैं, समझ लिए ये हमारा तालाब भरा हुआ है, ये कोई तालाब है। ठीक, अब ये जो तालाब है यहाँ इतने एरिया में तो पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके बाहर वाला जो एरिया है, लगभग इतना वाला जो एरिया है, यहाँ मुझे जो है नमी दिखाई देंगे। यहाँ मुझे ना पानी वाला, यहाँ पे ना मुझे पूरी तरह पानी मिलेगा और ना पूरी तरह सूखा भाग। यहाँ पर जो है मुझे हल्की सी नमी दिखाई देंगी इतने वाले एरिया में, और ये वाला जो एरिया है इसे ही मैं कह रहा हूँ डिसकंटिन्यूटी जोन। ठीक, डिसकंटिन्यूटी जोन का ऐसा मतलब ये है कि वहाँ क्षेत्र जहाँ पर मुझे दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे, जैसे सॉलिड प्लस लिक्विड, ना पूरी तरह सॉलिड है ना पूरी तरह लिक्विड है, बीच वाली कंडीशन में जो है उसे ही मैं जो है डिसकंटिन्यूटी जोन कह रहा हूँ। ठीक, मतलब ऐसी जगह जहाँ पर मुझे दोनों की प्रॉपर्टीज़ दिखाई दे, ना पूरी तरह मुझे पानी मिले ना पूरी तरह मुझे जो है रेत यानी सूखा वाला भाग मिले, बीच में बीच वाला जो क्षेत्र है जहाँ मुझे नमी दिखाई देंगी वो वाला क्षेत्र जो है मेरा डिसकंटिन्यूटी जोन कहलाएगा। और यहीं पर जो है इस वाले डायग्राम में यहीं पर ऐसा क्षेत्र जो है मुझे दिखाई दे रहा है जहाँ पर दोनों की प्रॉपर्टीज़ जो है मुझे दिखाई दे रही है, और यही है मेरा डिसकंटिन्यूटी जोन। जिस व्यक्ति ने भी इस जोन की जो है खोज किया उसने अपना नाम रख दिया। कैसे, आइए देखते हैं। तो सबसे पहले जो है हमने अर्थ को 3 परत में डिवाइड कर दिया था। पहली परत को कहा था क्रस्ट, दूसरे को कहा था मेंटल, और तीसरी परत को कहा था कोर। अब ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन, अब जिस व्यक्ति ने इस जोन की खोज की उसका नाम था मोहो। 1 मिनट अच्छे से लिख देता हूँ मैं। अब जिस व्यक्ति ने इस जोन की खोज की उसका नाम था मोहो, मोहो। तो इस डिसकंटिन्यूटी जोन का क्या नाम हो गया? मोहो। और इसका नाम है गुटेनबर्ग, गुटेनबर्ग। ठीक, यानी कि मेरे कहने का मतलब यह है कि क्रस्ट और मेंटल के बीच में कौन से डिसकंटिन्यूटी जोन है? मेंटल और क्रस्ट के बीच में जो डिसकंटिन्यूटी जोन है वो है मोहो। ठीक, मेंटल और कोर के बीच में कौन सी डिसकंटिन्यूटी जोन है? गुटेनबर्ग। याद रहेगा। अब जो ये कोर है, मेंटल है,
क्रस्ट है, इनको भी दो दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। अब ये ऊपर वाला जो है ये हो जाएगा आउटर कोर, नीचे वाला क्या हो जाएगा इनर कोर। मेंटल में भी ऐसा ही है, ऊपर वाला क्या हो जाएगा अपर मेंटल, नीचे वाला लोअर मेंटल। और क्रस्ट को जो भी है दो पार्ट में डिवाइड कर दिए, ऊपर वाला हो जाएगा अपर क्रस्ट, नीचे वाला हो जाएगा लोअर क्रस्ट। ठीक, अब ये जो जोन है, इस जोन को मैं क्या कह रहा हूँ, अब ये वाला जो जोन है, नो डाउट यहाँ पर ऐसी कोई स्थिति डेवलप नहीं होती, पर भी कुछ ऐसा मिल जाता है, टेम्परेचर इतना बढ़ जाता है कि ऊपर वाली कंडीशन और नीचे वाली कंडीशन में जो है काफ़ी अंतर होता है। तो इस वाले जोन को मैं क्या कह रहा हूँ, कॉनराड डिस्कंटिन्यूटी जोन। और अपर मेंटल और लोअर मेंटल के बीच का जो जोन है, इसे मैं क्या कह रहा हूँ, रैपेटी। और ये वाला आउटर कोर और इनर कोर के बीच का जो जोन है, उसे मैं कह रहा हूँ लहमैन। तो ये पूरी जो जोन है यह है डिस्कंटिन्यूटी जोन। एक बार जो है मैं आपको वापस से रिपीट करवा देता हूँ अच्छे से। सबसे पहले हमने क्या किया, अर्थ को जो है वो 3 परत में डिवाइड कर दिया था। ये मेरी पहली परत है, ये दूसरी परत और तीसरी परत। इसको मैं कह रहा हूँ क्रस्ट, यह है मेंटल और यह है कोर। ये वाला जो जोन है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, ये मतलब ये वाला डिस्कंटिन्यूटी जोन, जहाँ से क्रस्ट ख़त्म हो रहा है और मेंटल की शुरुआत हो रही है, जहाँ पर मेंटल ख़त्म हो रहा है और कोर की शुरुआत हो रही है, ये वाला जो जोन है यह है मोहो और ये है गुटेनबर्ग। ठीक, अब क्रस्ट को भी जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, एक ऊपर क्रस्ट, नीचे वाला लोअर क्रस्ट। उसी तरह मेंटल को भी अपर मेंटल, लोअर मेंटल, उसी तरह कोर को भी आउटर कोर, इनर कोर। अब ये वाले जो जोन है, सबसे पहला कॉनराड, और ये वाला जो जोन है यह है रैपेटी। और ये वाला जो जोन है इसको मैं क्या कह रहा हूँ, लहमैन। ठीक, इसको भी हिंदी में लिख देता हूँ मैं। ये मेरा हो गया रैपेटी और ये हो गया कॉनराड। अब जो है इस जोन से जो है परीक्षा में डायरेक्ट क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। कैसे, अगर क्वेश्चन घुमा दिया कि बताइए एस्थेनोस्फेयर और लोअर मेंटल के बीच वाला जो जोन है वो क्या है। एस्थेनोस्फेयर, अगर मैं इसको एस्थेनोस्फेयर कह रहा हूँ, इसको लोअर मेंटल कह रहा हूँ, तो इसके बीच वाला जोन क्या है, नो डाउट रैपेटी। ठीक, आपको जो है इसको ध्यान से ऑब्जर्व करना है, यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिल जाएंगे। ठीक, अब ये जो है ये हमारा यहाँ पर ख़त्म होता है। अब इसको थोड़ा और हम लोग समझ लेते हैं। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी मुझे ज्वालामुखी दिखाई दे तो उसका सीधा सीधा संबंध जो है वो एस्थेनोस्फेयर से है। बिल्कुल सही, एस्थेनोस्फेयर जो है वो ज्वालामुखी का स्टोरेज हाउस है। पृथ्वी पर जहाँ कहीं भी ज्वालामुखी आपको दिखाई दे उसका जो ये समझ लेना कि वो आ रहा कहाँ से, एस्थेनोस्फेयर से। यहाँ पर आ सकता है क्या, ये तो सॉलिड खुद, ये तो खुद जो है सॉलिड है, तो यहाँ पर ऐसी कोई कंडीशन डेवलप होगी नहीं। अब जो भी होगा वो एस्थेनोस्फेयर पे होगा। ठीक, और एक बात जो है, अगर ये मूव करेगा, ये जो है इधर मूव करेगा, अगर ये वाला पार्ट इधर मूव कर रहा है इस साइड, तो क्या होगा, कंपन। सीधी सी बात है, अगर इसको मैं हिलाऊं तो इसमें क्या कंपन होगा ना। और ये जब कंपन होगा, जब ये हिलेगी, धरती जब हिलेंगी, तो इसको मैं क्या कर रहा हूँ, तो ये क्या हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कंपन। और तो यही तो है भूकंप, यही तो कारण है भूकंप का। अगर ये प्लेट इधर जाएंगी, ये प्लेट इधर जाएंगी, जब ये मूव करेगी तो ये वाली जो है इसमें कंपन होगा, इस प्लेट में, इन दोनों प्लेट में जो है कंपन होगा। ठीक,
और इसे ही तो मैं भूकंप कह रहा हूँ। अब भूकंप की स्थिति जो है आप समझ गए होंगे। अब ये जो लावा बाहर निकल रहा है ज्वालामुखी से, अब ये ज्वालामुखी का लावा जो बाहर निकल रहा है, अगर ये बाहर निकला तो ये ठंडा भी तो होगा ना। अब ये जब ठंडा होगा तो यहाँ मुझे क्या मिल रहा था, सीमा, और यहाँ पे क्या मिल रहा था, सियाल। अब ये पृथ्वी से बाहर निकला और सपोज ये सूख कर एक नई क्रस्ट का निर्माण करा और इसमें पानी भर गया, और इस नीचे वाली जो क्रस्ट है वो इन वाली क्रस्ट की अपेक्षा क्या होगी, नो डाउट उसकी थिकनेस जो है वो कम होगी। और ये वाली क्रस्ट जो है ये बनी कहाँ से है, एस्थोनोस्फेयर से, यानी कि इसका लावा बना कहाँ से है, एस्थोनोस्फेयर से। और एस्थोनोस्फेयर में क्या है, सीमा। इसलिए ओशियन की जो क्रस्ट है वो सीमा से बनी होती है। यही कारण है ओशियन की जो क्रस्ट है वो सीमा से बनी होती है, क्योंकि ये जो डायरेक्ट नई क्रस्ट का जो निर्माण हो रहा है वो हो रहा है फॉल्ट क्रिएट होने से। और दुनिया में जितने भी फॉल्ट क्रिएट हुए हैं उनकी वजह सब यही है, ठीक है। तो ओशियन का जो क्रस्ट है वो सीमा का बना हुआ होता है। आई थिंक आपको ये सब समझ आ गया होगा। अब जो है हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो अभी मैंने आपको बताया कि ये जो है ये इधर साइड मूव कर रहा है और ये इधर साइड मूव कर रहा है। इसका कारण क्या है, इसका कारण कुछ नहीं है। इसकी कारण जो है हम डिटेल्स में आगे की क्लास में डिस्कस करेंगे। अभी बस आप इतना समझ लीजिए, अगर ये मेला जो है अच्छा, इस डायग्राम को देखिए, इस डायग्राम को आप जो है इस डायग्राम को देखिए। अच्छा, एक बात बताइए मुझे, अगर मैं इसको लिथोस्फीयर कह रहा हूँ, लगभग 100 किलोमीटर वाला एरिया है ये, और नीचे वाला जो है ये एस्थोनोस्फीयर है। इसको मैंने कहा था सॉलिड, ठीक, और इसको मैंने कहा था क्या, लिक्विड यानी सेमी सॉलिड। ये जो है सेमी सॉलिड स्टेट में था, ठीक। तो ये सेमी सॉलिड क्यों था, क्योंकि इसका वजन पड़ रहा था। सपोज ऐसा करिए, किसी कारणवश क्या हुआ, अभी मान लीजिए ऐसा कि ये वाली जो प्लेट है, मतलब ये वाला जो लिथोस्फीयर वाला जो भाग है मेरा, ये वाला भाग, वो किसी कारण इधर साइड मूव कर रहा है। ये जो है ये इधर साइड मूव कर रहा है और ये वाला इधर साइड, और बीच में जो है एक फॉल्ट क्रिएट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिथोस्फीयर का भार पड़ रहा था, इसकी वजह से यहाँ पर इस वाले एरिया में जो है लिथोस्फीयर का भार पड़ रहा है। इसको मैं स्थान ए दे दिया, इसको स्थान ए, और ये वाला जो क्षेत्र है इसको मैं स्थान बी दे रहा हूँ। तो स्थान ए और स्थान बी पर लिथोस्फीयर की वजह से जो है वो उस पर भार पड़ रहा है, प्रेशर पड़ रहा है। तो ये वाला जो है वो सेमी सॉलिड स्टेट में है, परंतु अगर किसी कारणवश यहाँ फॉल्ट क्रिएट हो गई तो यहाँ इतना भार पड़ेगा क्या, ये बी वाले क्षेत्र में जो है इतना भार जो है वो दिखाई देगा क्या, नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, अगर ये सेमी सॉलिड स्टेट में है तो ये वापस से लिक्विड स्टेट में जाने का प्रयास करेगा ड्यू टू टेम्परेचर से ना, यहाँ पर तो प्रेशर रिलीज़ होगा, और जब प्रेशर रिलीज़ होगा तो ये लिक्विड स्टेट में जाएगा, और लिक्विड स्टेट में जाने के बाद अगर ये पृथ्वी से बाहर निकल गया, और पृथ्वी से जब मैग्मा बाहर निकलता है, लावा जब बाहर निकलता है, उसे मैं क्या कह रहा हूँ, वॉल्केनो ही तो कहेंगे ना। जब पृथ्वी से कहीं पर भी हम जो है लावा बाहर निकलते हुए देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं, वॉल्केनो। तो यही तो, ऐसे ही तो निकलते हैं पृथ्वी पर वॉल्केनो, ठीक। एक बात और है, अगर वॉल्केनो यहाँ से बाहर निकल रहा है इस वाले एरिया से, एस्थोनोस्फेयर से, तो क्या मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एस्थोनोस्फेयर जो है वो ज्वालामुखी का स्टोरेज हाउस है? बिल्कुल। इससे पहले ऐसी कोई स्थिति आपको देखने मिल रही है क्या? बिल्कुल नहीं। इसका मतलब सीधा सीधा संबंध जो है ज्वालामुखी का वो एस्थोनोस्फेयर से है, ठीक है। अब ये जो प्लेट इधर मूव कर रही है, ये दोनों प्लेट अपोजिट साइड में जो है वो मूव कर रही है, और जब इन प्लेट में मूवमेंट होगा, समझो अगर लिथोस्फीयर में मूवमेंट होगा, तो वो उसके ऊपर जो भी चीज़ें रखी होंगी, इसके ऊपर जो भी है, एक मिनट मैं मिटा देता हूँ उसको। जब इस पे मूवमेंट होगा, इस वाले क्षेत्र में जब मूवमेंट होगा
लिथोस्फेयर में इसके ऊपर जो भी चीज़ अगर बनी हुई है, रखी हुई है, तो उस पर भी मूवमेंट होगा, वो वाली चीज़ें भी जो है वो हिलने लगेगी। और इसे ही, और जब इस पर कंपन होगा, लिथोस्फेयर में कंपन होगा, जब ऊपर की इसकी चीज़ें जो हैं वो हिलने लगेंगी, तो इसे ही तो मैं भूकंप कहता हूँ। यानी कि लिथोस्फेयर के जो मूवमेंट है, उसके कंपन की जो गति है या कंपन जो उस पर हो रहा है, उसे ही तो मैं भूकंप कह रहा हूँ। तो दुनिया में भूकंप के आने का कारण क्या है, आपको पता हुआ? तो दुनिया में भूकंप जो है उसके कंपन के होता है। और कंपन क्यों होता है? वो अलग अलग तरीके से हो सकता है। कंपन ज्वालामुखी से भी हो सकता है, कोई मानव गतिक प्रतिक्रियाओं से भी हो सकता है। अब भूकंप को जो है वो हम अलग से एक चैप्टर है भूकंप का, उसमें अच्छे से डिस्कस कर लेंगे। अभी इसमें बस इतना याद रखिए, जब इस प्लेट में यानी कि लिथोस्फेयर में मूवमेंट होगा, तो ऊपर की इसकी जो भी चीज़ें हैं उस पर भी मूवमेंट होगा, और उसे ही मैं भूकंप कह रहा हूँ। ठीक। अब जो है सर, मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, लिथोस्फेयर जो है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ क्या, लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर पर तैर रहा है? बिल्कुल कह सकता हूँ। आप इसको जो है एक बोट के माध्यम से इमेजिन कर सकते हैं। सपोज़ ये हमारा समुद्र है, समुद्र में यहाँ पे मैंने बना दी बोट। अब जब समुद्र के पानी में जो है अगर हलचल होंगी, कोई भी मूवमेंट होगा, तो इसके ऊपर का जो भाग है, यानी कि ऊपर वाला जो ये है जहाज, इस पर भी तो मूवमेंट देखने को मिलेगा। मिलेगा या नहीं मिलेगा? बिल्कुल मूवमेंट देखने को मिलेगा। और जब इस पर मूवमेंट होगा, और नो डाउट पानी की अपेक्षा इसमें जो मूवमेंट है वो स्लो होगा, पर मूवमेंट होने की संभावना तो है ना। अगर ये सेमी सॉलिड स्टेट में होता तो इसमें ना के बराबर संभावना होती या नहीं होती संभावना उसके मूवमेंट होने की, परंतु ये तो सेमी सॉलिड स्टेट में है, इसमें संभावना तो है ना मूवमेंट होने की, थोड़ी बहुत संभावना है ना मूवमेंट होने की। अगर ये लिक्विड में मूवमेंट हो रहा है तो इसमें भी तो संभावना है मूवमेंट होने की। तो मैं ऐसा तो कह सकता हूँ ना कि लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर पर फ्लोट कर रहा है। और जो है मुझे ऐसे सबूत भी मिले हैं जो लिथोस्फेयर जो है वो एस्थेनोस्फेयर पर फ्लोट हो रहा है। अगर नहीं होता तो ये जो कट्टक बन रहे हैं, मिड अटलांटिक ओशियन कट्टक, वो कैसे बना होता दुनिया का फिर? अगर ये फ्लोट नहीं कर रहा होता, सीधी सी बात है, अगर ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, बीच में अगर गैप जो है वो क्रिएट हो रहा है, तो इसका मतलब यही है ना कि एस्थेनोस्फेयर पर जो है वो लिथोस्फेयर तैर रहा है, फ्लोट कर रहा है। ठीक, आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। लगभग यहाँ तक की स्थिति हम लोग देख चुके हैं। ठीक, अब जो फॉल्ट क्रिएट हो रही है, अब ये जो फॉल्ट क्रिएट हो रही है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है कन्वेक्शनल करंट, और इसे दिया था आर्थर ओम में। अब ये कन्वेक्शनल करंट क्या है? तो कुछ नहीं, तो मैंने आपको बताया था कि अर्थ का टेम्परेचर जो बढ़ रहा है उसका कारण है रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, सपोज ऐसा मान लीजिए कि यहाँ का इस वाले एरिया का जो है, इस वाले एरिया का टेम्परेचर बढ़ रहा है ड्यू टू रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक, अब यहाँ का टेम्परेचर यदि बढ़ेगा तो ये अपने आप को जो है एक्सपेंड करेगा। किसी भी चीज़ का यदि आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वो जो है एक्सपेंड करेगा। अब जब ये एक्सपेंड करेगा तो यहाँ की जगह खाली हो जाएंगी, टेम्परेचर यहाँ का बढ़ेगा तो यहाँ की जगह खाली हो जाएंगी। अब यहाँ का जो मैग्मा है ये इसको फिलअप करेगा, इधर का मैग्मा भी इसको फिलअप करेगा। ठीक, और यहाँ का मैग्मा फिर गर्म होके ऊपर जाएगा। अब ये ऊपर जा रहा है, लगभग इसके ऊपर जो है 100 किलोमीटर की लिथोस्फेयर वाला पार्ट है। अब इससे टकरा के ये क्या इससे बाहर निकल जाएगा। अब मैग्मा जो है इससे टकरा के लगभग 100 किलोमीटर वाले पार्ट से जो है टकरा के बाहर निकल जाएगा क्या? नहीं निकलेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो मैग्मा इस साइड मूव करेगा और इस साइड मूव करेगा। ऊपर ठंडा होने के बाद जो है वो इस साइड मूव करेगा और इस साइड मूव करेगा ना, तो वापस तो आ नहीं सकता क्योंकि नीचे से मैग्मा गर्म होकर ऊपर आ रहा है, तो इस साइड मूव करेगा और ये जो है एक सर्कल बना लेगा। ये जो पूरा है एक सर्कल बन जाएगा। अब ये जो सर्कल है, अब नो डाउट ये सर्कल जो बन रहा है ये एक पैटर्न इधर जा रहा है, एक पैटर्न इधर मूव कर रहा है। अब ये जो मूव कर रहा है दोनों जो है अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। अब इसके ऊपर लिथोस्फेयर वाला जो पार्ट है ये भी तो मूव करेगा। अगर इसके अंदर का मैग्मा जो है मूव कर रहा है तो इसके ऊपर जो भी होगा वो भी तो मूव करेगा। ठीक, सपोज ऐसा करिए, ये लिथोस्फेयर वाला पार्ट है, अब इसके अंदर मैग्मा है, मैग्मा जो है इधर मूव कर रहा है और इधर मूव कर रहा है। नो डाउट थोड़ा स्लो पैटर्न में होगा, पर यहाँ मूवमेंट तो होगा ना, पर इस वाले पार्ट में मूवमेंट तो होगा। और जब मूवमेंट होगा
ये वाला पार्ट इधर जा रहा है, ये वाला पार्ट इधर मूव कर रहा है, तो बीच में क्या हो जाएंगी, फॉल्ट क्रिएट हो जाएंगी। ठीक, यही कारण है कि लिथोस्फेयर का जो मूवमेंट है वो हो रहा है कन्वेक्शनल करंट की वजह से। और कन्वेक्शनल करंट की जो थ्योरी है वो दिया था आर्थर ओम ने। ठीक, तो ये हम लोग समझ चुके हैं। यदि आप इसके बाद जो है आप कोई भी यदि स्टैंडर्ड आप बुक पढ़ो तो आप चीज़ों को जो है आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, चीज़ें एक्चुअल में आपको समझ आएगी और चीज़ों को आप कनेक्ट कर पाएंगे। तो आज के लिए जो है अर्थ के इंटीरियर में बस इतना ही। आगे हम जो है नेक्स्ट अगले टॉपिक पर मिलेंगे साथ में, और आगे की जो स्थिति है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप जो है इसको अच्छे से रिवाइज़ करिए। ओके, थैंक यू, गुड बाय, अपना ध्यान रखिए, धन्यवाद।